हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इन्वेंट्री स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं और उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है ताकि जो है उससे इन्वेंट्री होल्डिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है, कॉस्ट है, उनको हम मिनिमाइज कर सकें। और जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसलिए इन्वेंट्रीज को होल्ड किया है, जो बेनिफिट्स हैं इन्वेंट्रीज को होल्ड करने के, उन बेनिफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसमें जो है पढ़ लेते हैं क्या कुछ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज वेरी हाई इन द मोस्ट ऑफ अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो उनका बिजनेस रिटेल का है, चाहे होलसेल का है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सभी को जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट, हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेंट्रीज में करनी पड़ती है। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो ज़रूरत आती है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो। तो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग, अब इन्वेंट्रीज के लिए पहली बात की प्रॉपर परचेजिंग हो, प्रॉपर हैंडलिंग हो। परचेज कर लिया तो उसके रख रखाव सही ढंग से होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। एंड अकाउंट शुड बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रॉपर अकाउंटिंग हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं, क्योंकि हमारी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे पार्ट्स या आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और उनकी जो है प्रॉपर अकाउंटिंग होनी जरूरी है कि कितनी आई, कितनी गई, कितनी यूज हुई। तो वो सब चीज़ें जो है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है। एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल डिटर्मिन, तो एक अच्छा सिस्टम हो अगर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है तो उसके अंदर हम ये चीज़ें जो है वो डिटर्मिन करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या परचेज करना है, कि हमें जो है वो इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल की है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या कंज्यूमेबल्स या स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, तो कौन सी चीज़ें परचेज करनी है, तो वो सबसे पहले डिसाइड किया जाए। फिर कितना परचेज करना है, ये तो हमें पता चलेगा कि ये आइटम परचेज करनी है, तो उसके बाद कितनी यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी उनकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। कम होने से क्या है कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, और ज़्यादा होने से क्या है कि आइडल इन्वेस्टमेंट हो जाती है और उसके ऊपर कोई प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाती है, और साथ में रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादा परचेज करने से ज़्यादा स्टोरिंग की, हैंडलिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, पड़े पड़े सामान के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास, फ्रॉम वेयर टू परचेज। अब कितना तो डिसाइड कर लिया, अब परचेजिंग के लिए हमारे पास हो सकता है कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हैं। तो अगर अलग अलग लोगों से हम लोग हमें सप्लाई कर सकते हैं, तो हमें देखना है कि किन सोर्सेज से हमें कम कॉस्ट पे टाइमली गुड्स जो है वो मिल सकते हैं। तो हमें उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है जो हमें क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं, समय से जो है वो डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेट ऑफ यूनिट जो है वो कम है। तो उस तरह के सोर्सेज को हमने आइडेंटिफाई करना है, उनसे हमने परचेज करनी होती है। और जब परचेज कर लिया तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज, मेंटेनेंस, हैंडलिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि सामान जो है वो खराब ना हो और प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो सके। साथ ही उसके प्रॉपर अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। तो वो मेन पार्ट जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आ जाता है। द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू कीप द स्टॉक्स इन सच अ वे दैट नाइदर देयर इज ओवरस्टॉकिंग नॉर अंडर स्टॉकिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो है अपने स्टॉक्स को, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, तो उसको इस तरह से मैनेज करना है ना तो उसमें कभी भी एक्स्ट्रा हो, हमारे पास ओवर स्टॉकिंग हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए कि कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ओवर स्टॉकिंग होने से क्या है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है और जो दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही क्या है कि अंडर स्टॉकिंग होने की वजह से क्या है कि जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि हमारे जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस या हमारे जो काम जो है वो रुक जाएगा। स्टॉक आउट हो गया। अब स्टॉक आउट हो गया, आपका जो है वो काम जो है सारा का सारा रुक जाएगा। टाइमली जो है आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो आपके सेल्स ऑर्डर जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री शुड बी केप्ट इन रीजनेबल लिमिट्स। तो इसलिए जरूरी है कि उसको एक रीजनेबल लिमिट में रखा जाए, ना ओवर स्टॉकिंग हो ना अंडर स्टॉकिंग हो। अब बात आ जाती है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के? तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली मेन जो दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एक ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमारे जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कि हमारे पास इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी हो मटेरियल्स की, इन्वेंट्रीज की, कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो किसी भी तरीके से इन्वेंट्री की वजह से रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है कि इन्वेंट्री की वजह से जो है ऐसा ना हो कि ओवर स्टॉकिंग की वजह से जो है वो वर्किंग कैपिटल में हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए और बहुत सारे फंड्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं।
तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो टू एंश्योर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, सप्लाई एंड फिनिश गुड्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कि हमारे को जो है वो जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की थी कि उसमें यही है कि हमारी जो है मटेरियल्स की, स्पेयर पार्ट्स की, फिनिश गुड्स की जो सप्लाई है वो टाइमली बनी रहे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस जब भी चाहे आपको किसी भी तरह का मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है या सेल्स के लिए फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है, वो समय से मिलते रहने चाहिए। एंड टू अवॉइड बोथ ओवरस्टॉकिंग एंड अंडरस्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ओवरस्टॉकिंग भी ना हो, अंडरस्टॉकिंग भी ना हो, तो जो स्टॉक है इट शुड बी इन रीजनेबल लिमिट्स, तो वो हमने ध्यान रखना है। एंड द थर्ड इज टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एट द ऑप्टिमम लेवल एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशनल एंड सेल्स एक्टिविटीज। तो ये हमें देखना है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, और सेल्स एक्टिविटीज की हमारे जो है वो सेल्स टारगेट क्या है, हमारी जो है मार्केटिंग टीम कितने ऑर्डर्स ला पा रही है, उस सेल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली जो है हमें, और अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज डिसाइड करना है, ना ओवरस्टॉक ना अंडरस्टॉक, की हमारा जो है वो काम चलता रहे। एंड टू कीप मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। और जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको अंडर कंट्रोल रखा जाए कि मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, कम से कम कॉस्ट पे उस मटेरियल को हम एक्वायर कर सकें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमें वो डिफरेंट सोर्सेज जहाँ जहाँ से जो जो सप्लायर्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सबको जो है हमने देखना है, और उसको चेक करने के बाद, एनालाइज करने के बाद डिसाइड करना है कि किन लोगों से किस तरह से जो है वो मटेरियल एक्वायर करना है, ताकि मटेरियल की कॉस्ट कम हो। क्योंकि अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए दो ही तरीके होते हैं हमारे पास, या तो अपने सेल प्राइस को बढ़ा दें या दूसरा कॉस्ट को कम कर दें। तो सेल प्राइस को बढ़ाना जो है वो एक अच्छी बात नहीं होती, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे जो है ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है। बट अगर हम अपने कॉस्ट को कम कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं तो उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो मटेरियल का रहता है। तो अगर मटेरियल कॉस्ट को कम कर लिया जाता है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। और जो मटेरियल की कॉस्ट को कम करना है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। एंड टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग और रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स की, जो हमारे पास स्टॉक्स में कमी हो रही है, उसको हमने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो उसमें कहीं कोई डुप्लीकेशन ना हो, कि जो है एक ऑर्डर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दिया और परचेज डिपार्टमेंट ने अपना अलग दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने अपना अलग ऑर्डर दे दिया। तो उस तरह से जो है वो फिर अगर जो है वो डुप्लीकेशन होगी ऑर्डर्स में, तो वो ओवर स्टॉकिंग की तरफ लीड करेगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और नुकसान या रिस्क जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो हमारे को कोशिश करनी है कि डुप्लीकेशन ना हो, सेंट्रलाइज बेसिस पर जो है अगर हम उसको कर सकते हैं तो ऑर्डरिंग जो है वो सेंट्रलाइज बेसिस पर होनी चाहिए। और अगर नहीं हो सकती सेंट्रलाइज तो अभी जो है उसकी अप्रूवल जो है सेंट्रलाइज बेसिस पे की जाए, ताकि जो है डुप्लीकेशन ना हो। देन to minimize losses through deterioration, pilferage, wastage and damages, कि जो भी नुकसान के हैं चांसेस कि उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, बड़ा बड़ा सामान खराब हो सकता है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, और जो नुकसान है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि उसके लिए क्या है कि हमें प्रॉपर जो है वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करनी पड़ती हैं, कि प्रॉपर स्टोरेज होगी, हैंडलिंग फैसिलिटी प्रॉपर होगी, तो फिर हम इस तरह के नुकसान को कम कर सकते हैं। टू एंश्योर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सो दैट द मटेरियल शोन इन स्टॉक लेजर शुड बी एक्चुअली लाइंग इन द स्टोर्स। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि अकाउंटिंग उसकी प्रॉपर मेंटेन करना है, तो अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि हमने जो है उसके इन्वेंट्री को टाइम टू टाइम चेक करना है, कि जितने हमारे स्टॉक लेजर्स दिखा रहे हैं, जितने हमारी बुक्स दिखा रहे हैं, जितने हमारे अकाउंट्स में जो है वो स्टॉक आइटम्स दिखाई दे रही हैं, फिजिकली भी जो है उतनी यूनिट्स हमारे स्टॉक में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम हमें उसको चेक करना है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी होती हैं जो कि कॉस्टली होती हैं और उनकी जो है अगर साइज में देखा जाए तो वो कम होती हैं, तो उनके लिए जो है प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरत होती है। तो उसको टाइम टू टाइम जो है वो हम स्टॉक लेजर से साथ जो है उनकी फिजिकल प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहिए। टू एंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। तो इंश्योर करना है कि जो रीजनेबल प्राइजेस की तो हमने बात यहाँ पहले भी की थी कि मटेरियल कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना है, कि रीजनेबल प्राइजेस पे गुड्स को एक्वायर करना है। बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो गुड्स की क्वालिटी है दैट शुड बी राइट क्वालिटी, की सही क्वालिटी का सामान जो है वो हमें मिलना चाहिए। कि अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर अच्छी होगी तो फिर उससे है कि हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, फिनिश गुड्स, वो भी हमारी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बट अगर स्टार्टिंग में मटेरियल की क्वालिटी ही खराब हो जाती है तो फिर फिनिश गुड्स भी ऑटोमेटिकली खराब बनेगा, जिससे कस्टमर्स जो है वो हमारे उनकी
डिससेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जो है जो अगर रीजनेबल प्राइजेस पे सही दामों पर जो है वो सही सामान खरीदना है। ऐसा नहीं करना है कि सामान के प्राइजेस के साथ जो है उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने से जो है वो कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ब्रांड इमेज बनाने के लिए, कस्टमर्स की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है वो अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइजेस पर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें। तो वो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने के लिए क्या है कि हमें जो है वो सही क्वालिटी के गुड्स को एक्वायर करना पड़ता है। रॉ मटेरियल जो है हमारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और उसको कोशिश करें कि हम एक रीजनेबल प्राइजेस पर एक्वायर करें। ऐसा ना हो कि क्वालिटी की वजह से जो है वो प्राइजेस बढ़ जाएं। तो रीजनेबल प्राइजेस का मतलब कि सही दामों पर सही क्वालिटी एक्वायर की जानी चाहिए। एंड टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, कि जो हमने प्लानिंग करनी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए, उसके लिए भी जो है डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट की बात आ रही है तो मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेने का। तो डिसीजन में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक प्लानिंग और दूसरा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के लिए हमारे पास जो है वो डाटा होना चाहिए और जो डाटा है उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर जो है वो कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास एक्चुअल डाटा भी अवेलेबल होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए जो है वो डाटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने का काम भी जो है यहाँ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट से पॉसिबल हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जो हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू पूरे करने होते हैं। तो आज की वीडियो में यही है। ओके, थैंक यू।